हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। तो दोस्तों, ये मॉडर्न इंडिया की जो सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। और ये जो सीरीज़ है सबसे ज़्यादा यूज़फुल यूपीएससी, यूपी पीसीएस और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज़ देखेंगे उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें डाउट कुछ नहीं रहेगा और आपको मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने क्या देखा था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, कैसे जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए, व्यापार के रास्ते आए, व्यापार के सहारे आए। व्यापार करने के बाद उन्होंने कंपनीज इस्टेब्लिश कर ली भारत में और व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई 1600 के आसपास, ठीक है। अब 1600 के आसपास जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उनका व्यापार बहुत बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। व्यापार जब बढ़ने लगा उनके दिमाग में ये आया कि यार मतलब व्यापार इतना बढ़ गया था कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शिप्स वगैरह थे वो कई कई महीने लग जाते थे, ठीक है। तो जिस वजह से वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, तो उनके पास उनको ज़रूरत पड़ी कि भाई यार इतना सामान हम खरीद तो ले रहे हैं लेकिन हम मुझे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो कुछ करो, ऐसा करो कि जो हमारा जो सामान है वो यहीं पर स्टोर कर लिया जाए। जो सामान है वो यहीं पर एक जगह पे स्टोर कर लिया जाए, तो बाद में हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते रहेंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है साहब। अब इस एक्सपोर्ट करने के लिए उनको क्या दिमाग में लगाया कि यार फिर स्टोर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? स्टोर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। स्टोर हाउसेस बनाने के लिए फिर परमिशन भी लेनी होती है। अब स्टोर हाउसेस को पता क्या कहते थे? फैक्ट्री कहा जाता था, फैक्ट्रीज, इसे कहते थे फैक्ट्रीज। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस टाइम को फैक्ट्री का मतलब ये है स्टोर हाउसेस। अब उस टाइम ये था, जो मुगल राजा थे, मुगल राजा थे, वो थे जहांगीर राजा थे उस टाइम। अगर आपको कुछ भी चीज़ बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है विदेशों वालों के लिए, तो जहांगीर यानी कि मुगल के एम्परर से परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी थी। क्या लेनी ज़रूरी थी? परमिशन। आपको बिना परमिशन पे कुछ भी नहीं बना सकते, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो परमिशन लेनी थी। भाई परमिशन तो दी नहीं। पहले उन्होंने सोचा कि भाई 1609 में उन्होंने सोचा अंग्रेज़ों ने कि यार परमिशन ले लेते हैं और हम एक क्या करते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं। लेकिन जो मुगल जो राजा थे जहांगीर, उन्होंने परमिशन दी नहीं। अब परमिशन नहीं दी तो फिर दिमाग इनका ऐसे ही, फिर इनका खुरापाती दिमाग फिर चलने लगा, क्योंकि वो पहले से ही इसी कैरेक्टर के थे। कैसे भी करके समझा लो या पैसे दे दो, लालच दे दो, तोड़ो, उनका नेचर ऐसी था अंग्रेजों का। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑफिसर को नियुक्त किया। ऑफिसर का नाम क्या था? ऑफिसर को क्या किया, अपॉइंट किया। उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये थे हॉकिन कुकर की तरह पकाने वाले, ये पका ही देते थे। मतलब कहीं भी अगर जाते थे तो ये पूरा पक्का करके ही आते थे। इनकी बातों से चिकनी चुपड़ी बातों से कोई ना कोई चक्कर में आ ही जाता था। ये गए, कहाँ पर गए? मुगल के दरबार में पहुंच गए, कोर्ट में गए, मुगल के दरबार में पहुंच गए, जहांगीर के पास पहुंच गए। उनसे कहा कि सर हमें परमिशन दे दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो भाई पूरे विश्व में बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं। जितनी भी चिपड़ सकते थे, जितनी भी खुश कर सकते थे, भाई इसने खुश किया। अब देखो, किसी के सामने किसी की तारीफ़ करोगे तो खुश तो होगा ही, वो कहेगा अरे भाई मैं तो सबसे ज़्यादा। उसने कहा कि भाई आप तो पूरे विश्व में, विदेश में जाने जाते हो, आपके बराबर तो ये है वो है, सब कुछ चिपड़ दिया, अच्छी तरह से घी चिपड़ दिया उसके ऊपर। अब भाई ये मान गए, इन्होंने दे दी परमिशन दे दी। और फिर इन्होंने क्या था कि भाई परमिशन तो मिल गई। अब इनके दिमाग में यार परमिशन जल्दी से मिल गई, अब जल्दी जल्दी क्या करो, 1611 में आओ देखा ना ताओ, मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डाल दी, फर्स्ट फैक्ट्री डाल दी। देखिए ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, कहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री डाली और कौन सी सन में। सन ये है 1611 में, और पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में डाली।
परमिशन दी थी एक की, सेकंड वाली भी ठोक डाली 1613 में सूरत में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते थे तो जहाँ था, क्योंकि उनका क्या था कि ये जो एरिया है ये किनारे वाले एरिया को ही, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में आसानी होती थी, तो ये किनारे यहाँ पर इधर साइड में सब किनारों साइड में ही ये सूरत जो फैक्ट्रीज़ वगैरह वो बनाते थे। अब सेकंड फैक्ट्री यहाँ पर डाल दी, 2 फैक्ट्री साहब उसने डाल दी, बड़े खुश। अब फैक्ट्री डाल दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, चलो डाल दी, सही है। अब क्या करते हैं ये पता है, अब बताता हूँ मैं आगे। देखिए इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार जो इंडिया है, ये भारत है हमारा देश, वो टुकड़ों में बटा हुआ है, मतलब सब अपने अपने स्टेट हैं अलग अलग और अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इनमें कोई नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की कोई भावना ही नहीं है। इन्होंने ये सोचा अंग्रेजों ने कि यार यहाँ तो कोई, मतलब सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, सब अपने अपने देश के बारे में वो सोचते हैं कि यहाँ प्रदेश ये हमारा, ये कर्नाटक अलग है, फिर केरल अलग है, अलग अलग, किसी की कोई अपनी अपनी राष्ट्रवाद नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, कोई देश के बारे में नहीं सोचता है। फिर इन्होंने दिमाग में लगाया यार इसकी ये कमी इन्होंने पकड़ ली, कमी पकड़ ली। अब इस कमी को पकड़ के उन्होंने दिमाग में लगाया कि यार हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि एक मिलिट्री बनाते हैं, मिलिट्री बनाते हैं। मिलिट्री इन्होंने वहाँ के कुछ लोगों से पकड़ पकड़ के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया और एक मिलिट्री बना दी। वहाँ के लोगों को रिक्रूट करके कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारे अंदर काम करो, सैनिक बन जाओ, जिसे कहा गया सैनिकों को सिपाही, SEPOY, सिपाही, ठीक है, जिसे सैनिक कहा गया। अब सिपाही बन गए, इन्होंने दिमाग लगा लिया कि हमें, क्योंकि इनका दिमाग में था कि हम आगे तक टिकना है। जिससे क्या हुआ, इन्होंने जब इनके पास जब सेना आ गई इनकी खुद की, तो इस पॉलिटिकल जो पावर थी वो एक्वायर करनी शुरू कर दी। पॉलिटिकल जो पावर थी, राजनीतिक जो पावर थी, वो उन्होंने हथियानी शुरू कर दी। अब उनकी बड़े बड़े राजाओं से साथ में बातें होने लगी, वहाँ के जो अधिकारी होते थे उनके साथ में अच्छी खासी साठगांठ होने लगी, क्योंकि जब पॉलिटिकल पावर, जब आपके पास किसी ताकत होगी, मिलिट्री होगी, तो आप सबके सब आपकी सुनेंगे। चलो ये भी ठीक हो गया, इनको पॉलिटिकल पावर मिल गई जी। अब क्या हुआ, अब देखो ऐसा है, जब पॉलिटिकल पावर आनी शुरू हो गई, फिर एक तिगड़म और गड़बड़ होने लगा इनके पास। इधर 1650 के आसपास क्या हुआ, फ्रेंच की एंट्री होती है, फ्रांस वालों की एंट्री होने लगती है। ये फ्रांस वाले भी भारत में आ जाते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये भी पड़ोसी, फ्रांस वाले जो यूरोपियन थे, इनको भी दिमाग में आया कि यार जब ब्रिटिशर्स कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं, हम भी व्यापार करते हैं। इन्होंने दिमाग लगाया कि चलो फिर हम भी चलते हैं व्यापार करने के लिए। ये आ गए साहब, और इन्होंने आते ही जो बंगाल का रीजन था, कुछ माहे वगैरह, ठीक है, चंद्रनगर, माहे, ठीक है, पुडुचेरी, इस रीजन में उन्होंने पूरे आधिपत्य जमा लिया, मतलब पावर इन्होंने एक्वायर करनी शुरू कर दी, जो अपना व्यापारिक एरिया है वो बढ़ाने शुरू कर दिया। ये बात इनको खटकने लगी, किसको, ब्रिटिशर्स को, दिमाग में ब्रिटिशर्स को खटकने लगी। ये बात उनके दिमाग में खटकने लगी, यार ये तो हमारा काम रोक रहा है। जैसे कोई होता है ना, कुछ दुकानदार होते हैं, 2 दुकानदार, एक और दुकान सामने खुल जाती है तो दूसरा वाला बेचारा परेशानी होता है, कहता है यार ये तो हमारे ग्राहक बांटेगा। इसी तरह से इनको भी दिमाग में ऐसी होने लगा कि यार अब तो काम हमारे साथ भी गड़बड़ कर दिया इसने। इन दोनों के अंदर दुश्मनी होनी शुरू कर दी। क्या कर दी, कन्फ्लिक्ट चालू हो गए, कन्फ्लिक्ट चालू हो गए दोनों के बीच में, जो कि बाद में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के नाम से जाने जाएंगे, जो 3 युद्ध लड़ते हैं। चलिए अब यहां तक तो ठीक था, हो गई।
फ्रेंच वालों ने 1664 में और 1668 में दो फैक्ट्रीज डाल दी। दो फैक्ट्रीज डाल दी। पहली फैक्ट्री कहाँ डाली? क्योंकि इनका भी काम बढ़ रहा था तो इन्होंने भी पहली फैक्ट्री डाल दी। कहाँ? मछलीपट्टनम में। है एक ही जगह पे पट्टनम में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री भी इन्होंने सूरत में डाल दी। तो ये भी पूछ लेता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ डाली और दूसरी फैक्ट्री फ्रांस वालों ने कहाँ डाली। ये चीज़ हो गई। अब ये देख के उनको ब्रिटिशर्स को रहा नहीं गया, समझ रहे हो? ये देख के ब्रिटिशर्स से रहा नहीं गया। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार अब तो कुछ है नहीं हमारे पास बचा हुआ, अब युद्ध ही होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। सही है ना? तो पहले तो एक बात बताऊं कि फ्रांस और ब्रिटिश वो पहले से ही यूरोप में ही दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। यूरोप जो था उसमें ही पहले से ही दुश्मन थे, तो पहले से ही जानी दुश्मन थे। अब यहाँ पर आके दोनों कंपनियों में भी दुश्मनी होनी शुरू हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके दोनों में भी दुश्मनी चालू हो गई। चलो, अब इनके दिमाग में यार देखो, सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेंच ने जो वहाँ पर आपस में फ्रेंच हुआ, एक यूरोप में युद्ध हुआ फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में, जिसे कहा गया ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यूरोप में एक युद्ध हुआ, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये कन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भी वॉर शुरू हो गया। क्योंकि जब देश लड़ रहे हैं तो ये कंपनी कैसे बच जाती, क्योंकि ये तो पहले से दुश्मन हो गई थी, तो इन दोनों के बीच में भी दुश्मन हो गया। ये दुश्मनी हुई 1744 के आसपास। 1744 में इनकी दुश्मनी चालू हो गई। 1744 में जब दुश्मनी चालू हो गई और यहाँ पर इन दोनों को लड़ा गया, तो इसे कहा गया पहला फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्या कहा गया? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, या फिर फर्स्ट कर्नाटक CARNATIC वॉर, कर्नाटक वॉर भी कहा गया, फर्स्ट कर्नाटक वॉर कहा गया, जो कि 1744 में हुआ। सही है ना? 1744 में फर्स्ट कर्नाटक वॉर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर किसके बीच में हुआ, कब हुआ। अब इन कर्नाटक वॉर की वजह से ये जो कर्नाटक वॉर जो हुआ, वो इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, चलता रहा, लेकिन इसका कोई निर्णायक रूप नहीं आ पाया। तो इसमें ट्रीटी हुई, एक ट्रीटी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला चैपल कहा गया। ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला चैपल, ठीक है ना, एलेक्स-ला चैपल, इस ट्रीटी को कहा गया, जो कि 1748 में हुई। क्योंकि ये इंडिसिसिव था, इसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला, तो ये एक ट्रीटी हो गई। चलो, अब इस ट्रीटी के अंदर क्या था? इस ट्रीटी के अंदर ये था कि मद्रास जो था इंडिया में, वो ब्रिटिश को दे दिया जाए। उन्होंने सोचा कि भाई इस ट्रीटी के अंदर था कि जो मद्रास है वो ब्रिटिश तुम ले लो, तुम इस पे व्यापार करो, ब्रिटिश तुम्हारे अंडर में है। इंडिया के लोग देख रहे हो, इंडिया में दूसरे लोग जो हैं वो आके एक दूसरे पे वो आधिपत्य कर रहे हैं, ये था। और दूसरा जो पहला निर्णय ये था, और दूसरा निर्णय ये था
कि नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि इनकी कॉलोनीज हर जगह पे थी, नॉर्थ अमेरिका में का कुछ जो पार्ट था, कुछ टेरिटरीज थी, वो फ्रेंच के अंडर आ जाएंगी, फ्रांस के अंदर आ जाएंगी। जो कुछ टेरिटरी थी, जो ब्रिटिशर्स की कुछ टेरिटरी थी, वो फ्रेंच को दे दी जाएंगी। ये एक ट्रीटी इन्होंने कर ली आपस में कि भाई चलो ठीक है, आप कोई भी नहीं जीता इसमें, तो आप ऐसे ऐसे कर लेते हैं साहब, ठीक है ना। चलो सही है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बताते हैं क्या होता है आगे। अब आता है थोड़ा चटपटा चीज़। चटपटी चीज़ अब क्या आती है, इसको देखते हुए अब यार फ्रांस वाले सोच रहे हैं यार कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा। फ्रांस वालों ने एक अधिकारी को नियुक्त किया है, उसका नाम क्या था, ऑफिसर को नियुक्त किया, ऑफिसर को नियुक्त किया। क्या नाम था उसका, डुप्लेक्स, 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 फ्रेनोज डुप्लेक्स, ठीक है। फ्रेनोज डुप्लेक्स को उसने जो है फ्रांस वालों ने नियुक्त किया। सोचा कि अच्छा अधिकारी है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा हमारा व्यापार को बढ़ाएगा, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। चलो ठीक है भाई, कर दिया। अब क्या हुआ, 4 साल बाद, यानी कि 1748 में, 1748 में क्या होता है, 1748 में क्या होता है, जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम था, निज़ाम, ठीक है, निज़ाम जो था वो मर जाता है, जिसका नाम था निज़ामुल मुल्क। क्या नाम था, निज़ाम उल मुल्क। निज़ामुल मुल्क भाई मर जाता है। अब निज़ामुल मुल्क मर जाता है, इसकी गद्दी पे फिर सोचते हैं यार कौन आए कौन आए। इसकी गद्दी के बीच में क्या लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने लगती है, निज़ामुल मुल्क की गद्दी पर लड़ाई होने लगती है। एक तो बेटा होता है, एक होता है इसका पोता, ग्रैंडसन, देख रहे हो, मतलब पोता और बाप में, दोनों में लड़ाई हो रही है, ग्रैंडसन, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि मैं बैठूंगा गद्दी पे ना, वगैरह, मैं बैठूंगा गद्दी पे, ऐसे कैसे बैठ लोगे, मैं बैठूंगा भाई गद्दी पे। लड़के का नाम था नासिर जंग, ठीक है, लड़के का नाम था नासिर जंग, और जो पोते का नाम था वो था मुजफ्फर जंग, ठीक है, JANG, ठीक है। ये दो थे, एक तो भाई कि मैं इन दोनों में लड़ने लगे, सन में लड़ने लगा कि भाई मैं बनूंगा, और पोता कहने लगा मैं बनूंगा। यार ये तो बड़ी आफत हो गई इन दोनों के बीच में। चलो एक तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आफत होने लगी। अब एक, यहाँ तक तो ठीक था साहब, यहाँ तक तो ठीक था। अब एक चीज़ और थी कि भाई दूसरा जो है, एक और लड़ाई होने लगी आपस में, दूसरों के बीच में लड़ाई ये होने लगी कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक स्टेट था, अब इसका भी जो था, जो राजा था वो भी मर गया। अब इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होने लगी। किस किस के बीच में, एक तो थे चंद्र साहब, ठीक है, चंद्र साहब जी थे, दूसरे थे सी मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। इन दोनों के बीच में गद्दी पे लड़ाई इनके दोनों के बीच में होने लगी कि मैं बनूंगा या फिर मैं बनूंगा। तो हमारे डुप्लेक्स जो थे उनको बना दिया प्रधान जी, ठीक है, जैसे नेताजी बना दिया कि भाई तुम करो। इन दोनों ने, कर्नाटक और ये जो निज़ाम थे इन दोनों के बीच में, कि भाई तुम करो, तुम बताओ कौन बनना है। चलो इन्होंने बताया, हमारा डुप्लेक्स ने बताया कि भैया तुम एक तो ये तुम्हारे ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग बन जाएंगे और एक चंद्र साहब बन जाएंगे इसके। इसने बता दिया कि भाई तुम एक तो मुजफ्फर जंग ग्रैंडसन है वो बन जाओ, हैदराबाद के निज़ाम, और एक कर्नाटक के जो तुम्हारे चंद्र साहब बन जाओ। यार
चलो यहाँ तक तो ठीक था, इस यहाँ तक कि भाई चलो ये बन जाता है, चंद्र साहब बन जाते हैं यहाँ तक। अब ये बात पता किसको खटक गई? ये बात अंग्रेज़ों को खटक गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खटक गई। उनको ये खटकी कि यार हम पहले से आए हुए हैं, हमसे कोई पूछ तक नहीं रहा है, हम पहले के आए हुए हैं, हमसे कोई पूछ नहीं रहा है, और ये सब में पंचायत करते हुए फिर रहा है। तो यार इसको जब कोई बात है, कोई भी अगर पुराना बंदा हो उसको नहीं पूछो और कोई नया बंदा किसी का निर्णय करना शुरू कर दे तो सबको बुरा लगता है। ठीक है, फिर अब क्या किया जी, चलो ठीक है, यहाँ तक डुप्लेक्स ने इतना काम कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने भी चाल चलना शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने एक अधिकारी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अधिकारी को नियुक्त किया। देखो काट का काट है ना, वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, उसी तरह से इन्हें भी लोहे को लोहे काटने के लिए एक बंदा इसने भी ऑफिसर बना लिया, शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने भी एक ऑफिसर चुना, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव से कहा कि भाई देखो आपको ये चीज़ सुलझानी है और कैसे भी करके सुलझानी है, आप लड़ो, समझाओ, कुछ भी करो, समझाओ, लेकिन भाई ये डुप्लेक्स ने जो काम गड़बड़ किया है वो आपको सुधारना है। उसने भी दिमाग लगाया कि क्या करूं। उसने आओ देखा ना ताओ सरप्राइज अटैक कर दिया। सरप्राइज अटैक कर दिया किसके बीच पे? आपके फ्रांस के ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया। और इस सरप्राइज अटैक को क्या कहा गया? सेकंड कर्नाटक वॉर। सेकंड, इस सरप्राइज अटैक को कहा सेकंड कर्नाटक वॉर। इसको कहा गया सेकंड कर्नाटक वॉर। समझ रहे हो? आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा ना पढ़ने में? अगर मज़ा आ रहा तो लाइक ज़रूर कर देना यार, वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहना चैनल को, ठीक है। जो कि 1754 तक ख़त्म हुआ, ठीक है, 1754 तक ख़त्म हुआ। अब ये समझ लेना ज़रा सही से, 1754 तक ख़त्म हुआ, यानी कि ये जो है 1749 से लेकर 1754 तक चला, 1749 से लेकर 1754 तक चला। चलो अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। मज़ा आ रहा है? ऐसे ही मज़ा आएगा, देखते जाओ। ये कर्नाटक वॉर जब चालू हुआ, सेकंड कर्नाटक, अब इसमें भी एक ट्रीटी हुई। अब ये ख़त्म जो हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है ना, पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे ये जाके ख़त्म हुआ, जो कि 1754 में हुई। किस पे हुई? 1754 में जाके ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो गई। चलो आगे देखते हैं। अब 7 साल बाद क्या होता है? ये दो वॉर हो गए, तीसरा वॉर और होना है। 7 साल बाद प्लस 7 ईयर्स, 7 साल बाद यानी कि 7 6 61, सही है ना। 7 साल बाद क्या होता है? ये 2 साल एक और वॉर जो है वो होने लगता है। अनदर वॉर जो है ब्रोक आउट हो जाता है, अनदर वॉर शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं हम 7 ईयर्स वॉर। क्या कहते हैं? 7 साल बाद 7 ईयर्स वॉर कहते हैं उसे, जिसे बोलते हैं 7 ईयर्स वॉर कहा जाता है। 7 ईयर्स वॉर किया जाता है, जो कि 1756 से 1761-63 तक चलता है। 1763 तक, ये 4-3-7 साल तक ये चलता है, ठीक है। 2 साल, ये 2 साल बाद ब्रेक, एक और ब्रेक आउट होता है 56 से लेकर 57 तक। ये 7 ईयर्स वॉर होता है। और ये जो है 7 ईयर वॉर जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? थर्ड कर्नाटक वॉर जो होता है वो होता है। इसी बीच में एक थर्ड कर्नाटक वॉर जो इंडिया में होता है। 7 ईयर्स वॉर जो होता है ये इंग्लैंड, जो यूरोप होता है वहाँ पर होता है। यूरोप में 7 ईयर वॉर होता है, यूरोप में होता है। यूरोप और जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश और
जो फ्रांस थे उन दोनों के बीच में 7 ईयर वॉर होता है, जो कि 63 तक चलता है, 56 से लेकर 63 के बीच में। इसी बीच में थर्ड कर्नाटक वॉर होता है, कर्नाटक जो इंडिया में होता है, समझ रहे हो, ये वहाँ पर हो रहा है, ये वहाँ पर हो रहा है यूरोप में, ये यहाँ पर हो रहा है। ओह ठंड हो रही है। थर्ड कर्नाटक वॉर होता है जो कि होता है 1760 में, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। वेंडी वॉश में होता है, वेंडी वॉश जो जगह है वहाँ पर होता है थर्ड कर्नाटक वॉर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है फिर। ये तीनों के तीनों कर्नाटक वॉर होने लगते हैं। अब इसमें 2 अधिकारी लड़ रहे होते हैं। देखो जब थर्ड कर्नाटक वॉर होता है, कर्नाटक वॉर होता है, उसमें 2 अधिकारी दोनों की तरफ से अलग अलग चल रहे होते हैं। एक तो होता है सर आई कोटे, ठीक है, सर EYE कोटे, ठीक है। एक होता है कोट डिलाले, कोट डिलाले, ये 2 होते हैं। ये होता है ब्रिटिश की तरफ से, ये होता है ब्रिटिश, ये फ्रांस की तरफ से होता है। ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं, फ्रांस वाले हार ही जाते हैं, सही है ना। तीसरे कर्नाटक वार में ये सर आई कूटे जीत जाते हैं और कोट डिलाले हार जाते हैं, जिसकी वजह से जब फ्रांस और ब्रिटिश की वजह से जब आपस में लड़ते हैं तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में क्या होता है, ब्रिटिश की मोनोपोली हो जाती है, आधिपत्य हो जाता है, ठीक है ना। इंडिया में ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो जाती है ट्रेड के ऊपर, कि अब हम जीत गए भाई, अब हमारा ही राज है यहाँ, अब तुम ऐसा करो कुछ मत करो, अब हम ही जो करेंगे वो हम ही करेंगे, सही है। तो ये था दोस्तों कर्नाटक वॉर के बारे में, तीनों कर्नाटक वॉर में कैसे कैसे हुए, क्या क्या कारण थे, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि जो बंगाल है, बंगाल पे आधिपत्य जो अंग्रेज हैं वो कैसे करते हैं, और आगे का पूरी जो है प्रोसेस पूरी देखेंगे, क्या कारण होते हैं, कैसे कैसे वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आपको हिस्ट्री में बहुत ही आनंद आने लगेंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर जो है इमेज है जो मॉडर्न हिस्ट्री की वो आ जाएगी एक दिमाग में, कभी भी आप भूलोगे नहीं, ऐसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।